Hello everyone, welcome back to my channel Legal Teaching. Today we are going to discuss an important concept under criminal law, that is journal exception, and specially we will focus on the defense of accident under BNS. In this lecture we will discuss what is defense of accident in simple way and its illustrations, case laws and special ingredient of defense of accident. So let's start today's lecture. सबसे पहले इंट्रोडक्शन. द कंसेप्ट ऑफ जर्नल एक्सेप्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रिमिनल लॉ. इट इज़ मेनली प्रोवाइडेड अंडर चैप्टर 3 of BNS. Under section 14 to 44, the provision of accident is defined under section 18 of BNS. जैसे कि हमने पहले भी जर्नल एक्सेप्शन की इंट्रो में हमने डिस्कस किया था कि जर्नल एक्सेप्शन क्या होता है. एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है क्रिमिनल लॉ का. अगर हम कोई भी लॉ स्टूडेंट्स हैं, जुडिशली एस्पिरेंट्स हैं एंड अगर हमने UGC नेट क्लियर करना है, कोई भी पेपर क्लियर करना है, हमें क्रिमिनल लॉ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जर्नल एक्सेप्शंस वो अच्छे तरीके से आनी चाहिए. इन सिंपल वर्ड्स हमने जैसे कि पहले भी डिस्कस किया था कि जर्नल एक्सेप्शन क्या होती है कि कोई भी एक्ट विच इज़ नॉर्मली अ क्राइम बिकम्स नॉन क्रिमिनल बिकॉज ऑफ सर्टन स्पेशल सर्क्यूमस्टांसिस. कि वो एक्चुअल में तो वो चीज़ क्राइम होती है इन नॉर्मल वे, बट कुछ स्पेशल सर्क्यूमस्टांसिस उस चीज़ के ऐसे होते हैं कि वो उस क्राइम को क्या बना देती हैं, नॉन क्राइम बना देती है. ठीक है, हमने जे इंट्रो में यही लिखना है. जैसे कि इसमें सिर्फ आपने ये मेंशन कर देना है कि एक्सीडेंट किस सेक्शन से डील करता है अंडर BNS एंड अंडर जो IPC है उसमें सेक्शन जो है एक्सीडेंट का डिफेंस वो 80 सेक्शन में डिफाइन किया है. सॉरी 18 नहीं 80 सेक्शन में है. उसके बाद आपने अगर कोई भी क्वेश्चन एज अ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स ने अपने पेपर के लिए लिखने हो तो वो जो फ्लो चार्ट एज इट इज़ फॉलो कर सकते हैं. इससे क्लैरिफिकेशन हो जाती है कि कौन सी जर्नल एक्सेप्शन कौन से सेक्शन से डील करती है. ऐसे चार्ट एज इट इज़ ही आप कॉपी कर सकते हो. उसके बाद आता है सेक्शन. सबसे पहले हम इसकी बेयर लैंग्वेज एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि बेयर लैंग्वेज में जो है जर्नल एक्सेप्शन को उन्होंने कैसे डिफ़ाइन किया गया है एक्सीडेंट की जर्नल एक्सेप्शन को. इसकी जो हेडिंग है वो है एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट. नथिंग इज़ एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय एक्सीडेंट और misfortune and without any criminal intention or knowledge in the doing of a lawful act in a lawful manner by lawful means and with proper care and caution. वो बेयर लैंग्वेज में क्या बता रहे हैं कि नथिंग इज़ एन ऑफेंस, कोई भी जो है वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा विच इज़ डन बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून. अगर वो क्या होता है एक्सीडेंट के थ्रू डन हो रहा है, ठीक है, विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन, आपकी कोई भी क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है, नॉलेज भी नहीं है आपको कि आप वो एक्ट जो कर रहे थे, ठीक है, बट वो एक्ट क्या है, एक लॉफुल एक्ट है, लॉफुल मैनर में हो रहा है और बाय लॉफुल मीन्स हो रहा है एंड इन प्रॉपर केयर में आप वो चीज़ कर रहे हो, देन वो क्या चीज़ होगी, वो ऑफेंस नहीं होगी. जब भी हम बेयर लैंग्वेज से डिस्कस करते हैं ना, किसी सेक्शन को हम पढ़ते हैं, हमें वो तोड़ कर पढ़ना पड़ता है सेक्शन को. हम ऐसे पूरा पढ़ेंगे तो हमें समझ नहीं लगता. आप ऐसे करो, नथिंग एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय एक्सीडेंट, इसको तोड़ लो और इसको विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन सेकंड पार्ट हो गया और नॉलेज थर्ड आ गया. लॉफुल एक्ट इन लॉफुल मैनर और बाय लॉफुल मीन्स विद प्रॉपर केयर एंड कॉशन. ऐसे आप तोड़कर इसको पढ़ सकते हो. इससे आपको क्या होगा कि ईजिली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि बेयर लैंग्वेज में क्या बोल रहा है सेक्शन. उसके बाद आता है सिंपल वे में क्या मीनिंग है. इफ़ अ पर्सन इज़ डूइंग समथिंग लीगल इन प्रॉपर वे and with full care but by chance an accident happens then it is not a crime. वो क्या कह रहा है, कोई भी पर्सन कोई एक्ट कर रहा है, समथिंग लीगल जो है लीगल काम है वो कर रहा है, इन प्रॉपर वे कर रहा है और फुल केयर एंड प्रोटेक्शन के साथ कर रहा है, बट बाई चांस वहाँ पर क्या होता है कि कोई एक्सीडेंट क्या हो जाता है, हैपन हो जाता है, देन इट इज़ नॉट अ क्राइम, देन वो चीज़ हम क्राइम नहीं मानेंगे. ठीक है,
इससे आपको ये चीज़ तो पता लग गई कि क्या ये डिफेंस कब मिलेगा, जब कोई भी हम लॉफुल एक्ट कर रहे हैं। अगर हमारा एक्ट जो है वो ही अनलॉफुल है देन हम इसकी एक्सेप्शन नहीं ले सकते। चाहे वो अनलॉफुल एक्ट करते करते कुछ चीज़ हुई है जो कि एक्सीडेंटली हैपन हो गई है, देन भी हम क्या करेंगे, हम ये डिफेंस नहीं ले सकते। अगर हमने कोई भी डिफेंस है जो प्रूव करना है, हमें उसके सारे इसेंशियल इंग्रेडिएंट फुलफ़िल होने चाहिए। अगर हम किसी सेक्शन के इसेंशियल इंग्रेडिएंट को फुलफ़िल करते हैं देन हम क्या मानेंगे कि हमने मतलब कि हमें वो डिफेंस मिल जाएगा। ठीक है, सो इसकी ना 2 इलस्ट्रेशंस है इसमें डिस्कस की हुई। हम पहली वाली जो है वो पहले डिस्कस करते हैं। ए इज़ वर्किंग विद अ हैचेट। सो फर्स्ट एग्जाम्पल है, ए इज़ वर्किंग विद द हैचेट, सडनली द हेड ऑफ द हैचेट कम्स ऑफ एंड हिट्स नियर बाय पर्सन causing death. If he had taken proper care and there was no negligence, then this act is considered as an accident and he is not guilty for any offense. ठीक है, वो क्या कह रहे हैं, कोई ए पर्सन है, वो क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है विद हैचेट। हैचेट होता है कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी के साथ क्या कर रहा है, कोई काम कर रहा है। ठीक है, सडनली क्या होता है, उसके जो है जो वो हैचेट है वो क्या होता है, वो गिर जाती है और क्या करती है, नियर बाय पर्सन को हिट कर देती है, जिससे क्या होता है कि उसकी डेथ हो जाती है वहीं पर ही। ठीक है, वो कह रहे हैं अगर कि ए पर्सन ने वो वर्क किया है, वो कह रहे हैं अगर ए हैड टेकन प्रॉपर केयर, अगर ए ने प्रॉपर केयर एंड कॉशन एंड देयर वाज नो नेग्लिजेंस, वहाँ पर कोई भी नेग्लिजेंस की गुंजाइश नहीं है, देन उसने वो एक्ट किया है, देन उसका एक्ट क्या कंसिडर किया जाएगा, वो एक्सीडेंट में कंसिडर्ड किया जाएगा एंड ए पर्सन इज़ नॉट गिल्टी फॉर डैट ऑफेंस, कि वो उस ऑफेंस के लिए गिल्टी नहीं होगा। ठीक है, कि मतलब अगर उसने जहाँ पर सारे एसेंशियल इंग्रेडिएंट जो है एक्सीडेंट के वो फुलफ़िल होते हैं, इसलिए वो ऑफेंस नहीं होगा। सेकंड इलस्ट्रेशन है, इफ़ समवन इज़ कटिंग वुड केयरफुली एंड सडनली द टूल ब्रेक्स एंड इंजर्स समवन, इट इज़ जस्ट एन एक्सीडेंट नॉट अ क्राइम प्रोवाइडेड दैट पर्सन वाज केयरफुल। वो कह रहे हैं अगर कोई पर्सन कटिंग कर रहा है, लकड़ी की कटिंग कर रहा है केयरफुली एंड सडनली क्या होता है कि जो टूल से वो कटिंग कर रहा है वो टूल ही ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, एंड वहाँ पर जो काम कर रहा है व्यक्ति, उसको या किसी और पर्सन को क्या आ जाती है, चोट आ जाती है और उसकी इंजरी हो जाती है, देन वो कह रहे हैं इसको जस्ट एन एक्सीडेंट होगा, जे क्राइम नहीं होगा। ठीक है, अगर वो पर्सन ने फुल केयर्स एंड प्रॉपर केयर में वो काम किया है। ठीक है, वहाँ पर क्योंकि उसकी इंटेंशन नहीं होगी उस काम को करने की। ठीक है, जी आगे इसकी इलस्ट्रेशंस दो। देन आ गया डिफेंस ऑफ एक्सीडेंट, जो कि सेक्शन 18 में जैसे कि हमने बताया कि उसके बीएनएस में डिस्कस किया गया है। ठीक है, आप इस चार्ट को एज इट चार्ट को पेपर में भी ड्रॉ कर सकते हो। मतलब ये ऐसे है कि बेयर लैंग्वेज को तोड़ तोड़ कर लिखा हुआ है, इससे इजी होगा आपको लर्न करना भी। कोई भी एक्ट कॉजेज एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून, ठीक है, done without any criminal intention or knowledge or done with proper care and caution, that means lawful act है, lawful manner में और lawful means के द्वारा ही किया गया है। then क्या होता है, happen in doing of a lawful act by lawful means, अगर कर रहे हैं then वो क्या होगा, नॉन ऑफेंस माना जाएगा, कि वो ऑफेंस नहीं है, वो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, एक्सक्यूजेबल एक्ट है, जिसको हम किस में डिफाइन करेंगे, जर्नल एक्सेप्शन के अंडर वो फॉल करेगा, एज अ डिफेंस हम मान सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स। सेक्शन 18 के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले द एक्ट, जो एक्ट सीरियस है, ऑफ द एक्यूज्ड मस्ट बी द रिजल्ट ऑफ एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून, कि कोई भी एक्ट है, जो एक्ट उसने पर्सन ने किया है किसी ने भी, ठीक है, वो उसका क्या होना चाहिए, था रिजल्ट ऑफ एक्सीडेंट, कि उसका रिजल्ट किसका होना चाहिए, उसकी मतलब उसके एक्ट के द्वारा वो एक्सीडेंट जो हुआ है एक रिजल्ट ऑफ एक्सीडेंट ही होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि उसका जो एक्ट है वो ना तो प्लान्ड होना चाहिए ना ही डेलिब्रेट होना चाहिए। ठीक है, प्री प्लान्ड चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर प्री प्लान्ड होगी वो, देन हम इसमें ये मानेंगे कि उस पर्सन की इंटेंशन थी फॉर डूइंग डैट एक्ट।
सेकंड एसेंशियल इंग्रेडिएंट है द एक्यूज्ड मस्ट हैव डन द एक्ट विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज। कि एक्यूज्ड का जो भी एक्ट होगा, कि जिस पर्सन द्वारा वो एक्सीडेंट हुआ है, उसका जो एक्ट होगा विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन होगा और नॉलेज। उसकी ना तो क्रिमिनल इंटेंशन होगी ना वो उसकी नॉलेज होगी। नॉलेज एंड क्रिमिनल इंटेंशंस आर बोथ आर टू डिफरेंट concepts, but they are बोथ आर डिफरेंट कंसेप्ट है। ना तो उसकी इंटेंशन होनी चाहिए, ना उस पर्सन को उस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। इसका मीन्स है कि नो मेंसरिया, गिल्टी माइंड उसका नहीं होना चाहिए। थर्ड इंग्रेडिएंट इंटेंशन है द एक्यूज्ड मस्ट हैव डन द एक्ट विद प्रॉपर केयर एंड कॉशन। कि उसका एक्ट जो है वो क्या होना चाहिए, केयरफुल बिहेवियर से होना चाहिए, ठीक है। अगर जहाँ पर क्या हो, केयरलेसनेस हुई कि उस पर्सन की मिस्टेक या उस पर्सन की अनगैली के कारण वो एक्ट हुआ है, देन वहाँ पर उससे प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। अगर उसका एक्ट केयरफुल बिहेवियर के साथ ही हुआ है, देन ही उससे प्रोटेक्शन उस चीज़ की क्या होगी, ठीक है। तो फोर्थ एसेंशियल इंग्रेडिएंट है द एक्सीडेंट मस्ट हैव अकर्ड इन द डूइंग ऑफ लॉफुल एक्ट इन अ लॉफुल मैनर बाय लॉफुल मीन्स। कि ये वाला जो इंग्रेडिएंट है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकते हो। कि कोई भी जो एक्सीडेंट है उसका कैसे अक्कर होना चाहिए, लॉफुल एक्ट होना चाहिए, ठीक है, इन लॉफुल मैनर और बाय लॉफुल मीन्स में ही किया होना चाहिए। अगर जे जो फोर के फोर एसेंशियल इंग्रेडिएंट है, अगर किसी सिनेरियो को या सर्कमस्टांस को फॉलो नहीं करते, मतलब वहाँ पर फुलफिलमेंट नहीं होती, देन वो पर्सन डिफेंस ऑफ एक्सीडेंट नहीं ले सकता। डिफेंस ऑफ एक्सीडेंट के लिए जो फोर के फोर जो है एसेंशियल इंग्रेडिएंट वो क्या होने चाहिए, वो फुलफिल होने चाहिए। उसके बाद आता है नेक्स्ट रीज़न फॉर प्रोवाइडिंग द डिफेंस ऑफ एक्सीडेंट। क्या रीज़न है कि हम जो डिफेंस ऑफ एक्सीडेंट है वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले नो पर्सन इज़ परफेक्ट, समटाइम मिस्टेक हैपन्स वाइल डूइंग एनी एक्ट। इफ़ सच एक्ट रिजल्ट in harm unintentionally, it is treated as an accident. When the act results purely from an accident, mens rea जो कि guilty mind cannot be attributed to that person. When the act is result of accident, it can be considered as the actus reus of the accused in the criminal sense. So रीज़न क्या है कि प्रोवाइड हम करते हैं डिफेंस ऑफ एक्सीडेंट। हम ये मानते हैं कि कोई भी पर्सन परफेक्ट नहीं होता है, समटाइम्स कुछ मिस्टेक्स हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि कोई भी पर्सन कोई एक्ट कर रहा है, वहाँ पर क्या हो जाता है, कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, जो कि वो क्या होता है अनइंटेंशनली हार्म हो जाता है कोई पर्सन किसी एक्सीडेंट के कारण, ठीक है। तो उसको हम एज एक्सीडेंट ट्रीट करते हैं। एंड कोई भी एक्ट जो एक्सीडेंट की होता है, वहाँ पर मेंस रिया अब हम एट्रीब्यूट नहीं कर सकते पर्सन का। किसी पर्सन ने कोई एक्सीडेंट डन किया, हम वहाँ पर उसकी गिल्टी इंटेंशन प्रूव नहीं कर सकते, ठीक है। व्हेन द एक्ट इज़ द रिज़ल्ट ऑफ एक्सीडेंट, अगर कोई भी एक्ट जो है किसका पार्ट है, रिज़ल्ट ऑफ एक्सीडेंट का पार्ट है, इट कैन बी कंसिडर्ड एज एक्टस रियस ऑफ द एक्यूज्ड। अगर कोई भी एक्ट किसी पर्सन का एक्सीडेंट के थ्रू हुआ है, देन हम क्या करेंगे, उसके एक्टस रियस को, गिल्टी एक्ट को एज अ क्रिमिनल सेंस हम उसको मतलब एक्टस रियस नहीं कंसिडर्ड करेंगे, हम उसका गिल्टी एक्ट नहीं मान सकते, वो एक एक्सीडेंट होता है, ठीक है। ये भी हम लिख सकते हैं पेपर में। उसके बाद इसके साथ में दो बहुत ही लैंडमार्क जो केस लॉज हैं वो डील करते हैं डिफेंस ऑफ एक्सीडेंट के, ठीक है। सबसे पहला केस है स्टेट ऑफ एमपी मध्य प्रदेश वर्सेस रंगास्वामी, ठीक है। इस केस में क्या होता है, द एक्यूज्ड वेंट फॉर हंटिंग विच इज़ लॉफुल एक्ट। ड्यूरिंग hunting he fired a shot and aiming at animal. However, the bullet accidentally hit a person who was not visible, resulting in death. Issue whether the accused could claim the defense of accident under section 80 of IPC, now section 18 of BNS। इस केस में क्या होता है कि जो एक्यूज्ड होता है वो हंटिंग पर जाता है,
शिकार करने, जो क्या है लॉफुल एक्ट है। जे केस ना 1952 के अराउंड का है, ठीक है। तो उस टाइम पर क्या होता है, हंटिंग क्या होती है, लॉफुल एक्ट होती है। उसके बाद क्या आया, हंटिंग के प्रोटेक्शन एक्ट आए और हंटिंग को इलीगल एक्ट, उन्होंने इलीगल एक्ट कंसिडर कर लिया गया। नाउ जब जे केस जिस टाइम का है वहाँ पर हंटिंग क्या होती है, लीगल होती है, ठीक है। कि वो एक्यूज्ड पर्सन क्या जाता है, शिकार करने जाता है, जो कि एक लॉफुल एक्ट था वह उस टाइम पर। ड्यूरिंग हंटिंग शिकार करते टाइम क्या होता है, वो फायर करता है एक एनिमल पर, ठीक है। तो वो क्या होती है, बुलेट जो होती है उसकी गन की, वो एक्सीडेंटली किसको शूट कर देती है, एक पर्सन को जाकर लगती है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, वहीं पर डेड हो जाता है, ठीक है। अब इश्यू ये राइज होता है कोर्ट में कि एक्यूज्ड पर्सन जो है वो क्लेम कर सकता है डिफेंस ऑफ एक्सीडेंट अंडर सेक्शन 80 ऑफ आईपीसी, ठीक है। कि उसको आईपीसी के अंडर वो डिफेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब कोर्ट क्या हेल्ड करती है, इसमें क्या होता है, कोर्ट क्या हेल्ड करती है, द कोर्ट हेल्ड दैट द एक्यूज्ड कुड टेक अ डिफेंस ऑफ एक्सीडेंट because hunting was lawful act. The act was done without any criminal intention or knowledge. Proper care and caution were taken. Therefore, the act was considered as an accident and the accused was acquitted. कोर्ट क्या हेल्ड करती है कि accused जो है वो डिफेंस ले सकता है एक्सीडेंट की, बिकॉज उस टाइम पर हंटिंग क्या होती है, लीगल होती है। एंड जो उसका एक्ट होता है वो क्या कर रहा है, किया था विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन किया था। उसने अपनी ओर से एक बर्ड पर जो है वो शूट किया था, लेकिन वो क्या होता है, बर्ड और एनिमल जिस पर भी शूट किया था उस पर शूट क्या होता है, एक्सीडेंटली क्या होता है, वो क्या बुलेट किसको हिट कर देती है, एक पर्सन को हिट कर देती है। एंड उसने वो जो एक्ट किया है अपने प्रॉपर केयर एंड कॉशन में किया है। देयरफॉर कोर्ट क्या कंसिडर्ड करती है, उसका एक्ट एज एक्सीडेंट जो है कंसिडर्ड हो जाता है। एंड एक्यूज्ड वाज एक्विटेड, कोर्ट उसको क्या कर देती है, एक्विट कर देती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट केस है जोगेश्वर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, 1926 का केस है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का, ठीक है। जे हाई कोर्ट का केस है, वो कौन सा केस था, वो सुप्रीम कोर्ट का केस था, ठीक है। इस केस में क्या होता है, द एक्यूज्ड वाज बीटिंग अ पर्सन, सडनली द वाइफ ऑफ दैट पर्सन इंटरवेंडेड टू सेव हर हस्बैंड। शी was carrying a small baby about 2-3 months old. The accused gave a blow with full force, aiming to hit the person on the face and head. However, due to the sudden intervention of the wife, the blow landed on the child and child was dead. The question was whether the accused could take a defense of accident. इस केस में क्या होता है कि एक्यूज्ड क्या होता है, कोई एक्यूज पर्सन किसी पर्सन को मार रहा होता है, सडनली उसकी वाइफ क्या होती है, बीच में आ जाती है, जिसने अपने हाथ में 2-3 मंथ का बच्चा जो है उठाया होता है। वो पर्सन क्या करता है, उसने ना एक मारना होता है मुक्का वगैरह, उस अपने ना उस पर्सन को मारना होता है। और सडनली उसकी वाइफ के आने के, उस पर्सन को जिसको वो मार रहा है आने की वजह से उसके हाथ में जो बच्चा होता है वो उसको लग जाता है, जिसकी वजह से वो बच्चा वहाँ पर ही डाइड हो जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि वो जो एक्यूज पर्सन है वो टेक अ डिफेंस ऑफ एक्सीडेंट, कि वो एक्सीडेंट का डिफेंस जो है ले सकता है कि नहीं ले सकता। अब कोर्ट क्या हेल्ड करती है, कोर्ट ये हेल्ड करती है इलाहाबाद हाई कोर्ट कि एक्यूज्ड कुड नॉट टेक डिफेंस ऑफ एक्सीडेंट अंडर सेक्शन 80 ऑफ आईपीसी, कि वो 80 सेक्शन के अंडर आईपीसी के वो डिफेंस नहीं ले सकता। अब क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि उसका सबसे पहले तो लॉफुल एक्ट ही नहीं था, वो किसी पर्सन को मार रहा था, मारना किसी पर्सन को एक लॉफुल एक्ट है ही नहीं, ठीक है। ही वॉज हेल्ड लाइबल फॉर ग्रीवियस हर्ट, उसको किसके लिए हर्ट किया जाता है, ग्रीवियस हर्ट के लिए किया जाता है लाइबल, नॉट फॉर कल्पेबल होमिसाइड, बिकॉज द नेचर ऑफ एक्ट, जो उसका एक्ट सीरियस होता है, इज़ नॉट डिसीसिव, रेदर द इंटेंशन और गिल्टी माइंड इज़ इम्पॉर्टेंट इन डिटर्मिंग लाइबिलिटी। कोर्ट जहाँ पर क्या करती है, उसका एक्ट जो होता है वो एक एक्ट उसका लॉफुल एक्ट नहीं होता, इसके लिए उसको डिफेंस तो मिलता ही नहीं है। क्योंकि हमने जब
पीछे पढ़ा था कि क्या क्या एसेंशियल इंग्रेडिएंट होने चाहिए डिफेंस ऑफ एक्सीडेंट के, वहाँ हमने पढ़ा था लास्ट वाला इंग्रेडिएंट कि लॉफुल एक्ट होना चाहिए इन लॉफुल मैनर इन बाय लॉफुल मीन्स। तो जहाँ पर वो तो फुलफिल कर ही नहीं रहा, इसके लिए उसको डिफेंस नहीं मिलेगा। एंड कोर्ट ने यही कहा कि उसका एक्ट जो है लॉफुल एक्ट नहीं है और उसको लाइबल किया गया फॉर द ग्रीवियस हर्ट के लिए, नॉट फॉर कल्पेबल होमिसाइड। ठीक है, ये जो ग्रीवियस हर्ट एंड कल्पेबल होमिसाइड है ये हम टॉपिक आगे के लेक्चर्स में डिस्कस बहुत अच्छे से करेंगे इन डिटेल में। ठीक है, सो जहाँ पर ग्रीवियस हर्ट के लिए उसको इसलिए लाइबल किया गया क्योंकि अगर नॉर्मली हम किसी पर्सन को फिस्ट ब्लो करते हैं, अगर किसी पर्सन को मुक्का वगैरह मारते हैं, देन वो क्या होता है ग्रीवियस हर्ट में आएगा। ठीक है, इसके लिए कोर्ट ने उसको उसकी इंटेंशन और गिल्टी माइंड को देखते हुए, ठीक है, उसकी लाइबिलिटी को डिटर्मिन किया एंड उसको ग्रीवियस हर्ट के लिए क्या किया, लाइबल किया। ठीक है, सो आज की वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस किया। सो आज हमने इस लेक्चर में 2 केस लॉ डिस्कस किए, उसके साथ हमने एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ सेक्शन 18 ऑफ BNS, डिफेंस ऑफ एक्सीडेंट एंड जर्नल एक्सेप्शंस क्या होता है और इंट्रोडक्शन हमने ये सब डिस्कस किया। सो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट जो है जर्नल एक्सेप्शन उसके बारे में डील करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन। इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर काइंडली like, share, comment and subscribe my channel. Thank you guys.